आकाश की नई किताब को पाठकों का खूब प्यार मिलता है। उसकी कहानी ने न केवल डर का सामना करने की शक्ति सिखाई, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे मुश्किल हालातों से निकलकर खुद को मजबूत बनाया जा सकता है। उसकी किताब को लोग सराहते हैं और उसके संदेश को प्रेरणा मानते हैं। आकाश को किताब की इस सफलता से बहुत संतोष मिलता है। उसे लगता है कि उसने आखिरकार अपने अतीत के डर और दर्द को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। एक दिन आकाश को एक अजीब सा पत्र मिलता है। पत्र पर कोई नाम या पता नहीं लिखा होता। जब वह इसे खोलता है तो उस पर एक साधारण पंक्ति लिखी होती है, तुमने हमें मुक्ति दी, लेकिन हमारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। इस पत्र को पढ़कर आकाश थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि इस संदेश का क्या मतलब है। उसे लगता है कि कहीं यह फिर से उसी विक्रम हवेली से जुड़ा तो नहीं। आकाश इस पत्र को रिया को दिखाता है और दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर यह किसने भेजा हो सकता है। रिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि शायद यह किसी पाठक की शरारत हो, जो उसकी किताब से प्रभावित होकर उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन आकाश के मन में एक बार फिर अजीब सी बेचैनी घर कर जाती है। उसे लगता है कि यह पत्र सामान्य नहीं है और इसमें कुछ गहरी बात छिपी हुई है। पत्र मिलने के कुछ दिनों बाद आकाश को लगातार रात में अजीब सपने आने लगते हैं। उसे सपने में वह पुरानी हवेली दिखाई देती है, लेकिन इस बार हवेली के दरवाजे पर कोई और खड़ा होता है। एक महिला का धुंधला चेहरा जो उसकी ओर देख रही होती है। महिला की आंखों में दर्द और बेचैनी साफ झलकती है। वह बिना कुछ कहे आकाश को हवेली के अंदर बुलाती है और सपने में ही वह महिला बार बार कहती है, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। आकाश अपने इन सपनों के बारे में रिया को बताता है। रिया को यह समझ में आता है कि शायद हवेली में कोई और आत्मा भी थी, जिसका आकाश को पहले कभी पता नहीं चला। रिया उसे सलाह देती है कि वह विक्रम सिंह की हवेली के इतिहास के बारे में और जानकारी इकट्ठा करे। दोनों साथ में हवेली की पिछली मालिकों और उनसे जुड़े लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आकाश और रिया को हवेली के पुराने दस्तावेजों से यह पता चलता है कि विक्रम सिंह की पत्नी माया भी उस हवेली में रहती थी। माया की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी और लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा भी हवेली में ही भटक रही थी। आकाश को महसूस होता है कि उसके सपनों में दिखने वाली महिला शायद माया की आत्मा है, जो अब भी शांति पाने के लिए भटक रही है। उसे समझ में आता है कि उसने विक्रम सिंह को तो मुक्ति दी, लेकिन माया की आत्मा को मुक्त नहीं कर सका था। आकाश अब दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वह माया की आत्मा को भी मुक्त करेगा। वह रिया के साथ मिलकर एक योजना बनाता है कि वह हवेली में जाकर माया की आत्मा से संपर्क करेगा और उसे शांति दिलाएगा। हालांकि रिया को इस बात का डर है कि यह एक खतरनाक कदम हो सकता है, लेकिन आकाश अपने इरादे में अडिग रहता है। आकाश और रिया एक बार फिर हवेली में पहुंचते हैं। हवेली के अंदर का माहौल अब भी उतना ही रहस्यमयी और ठंडा है। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचते हैं, उन्हें अचानक से माया की परछाई दिखाई देती है, जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती है। माया की आत्मा आकाश की ओर देखती है और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और दर्द झलकता है। माया की आत्मा आकाश से कहती है कि उसे अपने जीवन में कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला। विक्रम सिंह ने अपनी जिद और गुस्से के कारण उसकी जिंदगी को एक कैद में बदल दिया था। माया का बस यही सपना था कि वह एक बार फिर से खुली हवा में सांस ले सके, लेकिन उसकी जिंदगी का अंत उसी हवेली में हो गया। माया आकाश से विनती करती है कि वह उसकी आत्मा को मुक्त कर दे, ताकि वह भी इस दुनिया से जा सके। आकाश माया की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक अनुष्ठान करता है। वह माया से कहता है कि अब उसे स्वतंत्रता मिल गई है और अब वह उस कैद से मुक्त हो सकती है। माया की आत्मा धीरे धीरे हवेली में बिखर जाती है और अंततः हवेली एक शांतिपूर्ण माहौल में बदल जाती है। आकाश और रिया को महसूस होता है कि अब हवेली का हर राज्य हमेशा के लिए शांत हो चुका है। आकाश माया की आत्मा को आखिरी बार विदा करता है। उसे महसूस होता है कि उसने अब हर उस आत्मा को मुक्ति दिला दी है जो उस हवेली में फंसी हुई थी। अब हवेली में किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा का कोई संकेत नहीं बचा है।
रिया और आकाश हवेली से बाहर निकलते हैं और एक बार फिर शांति महसूस करते हैं। माया की आत्मा को मुक्त करने के बाद आकाश और रिया के जीवन में शांति आ गई है। हवेली से जुड़ा हर रहस्य अब समाप्त हो चुका है और दोनों इस अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। आकाश अपनी किताब के अगले भाग के लिए कुछ नया लिखने की सोचता है, जिसमें इस बार आत्माओं और भूतिया घटनाओं के बजाय मानव मन की जटिलताओं और वास्तविक जीवन के भय को केंद्र में रखा गया हो। हालांकि आकाश के लिए यह नई कहानी लिखना इतना आसान नहीं होता। हवेली में हुए अनुभवों ने उसे गहराई से प्रभावित किया है और हर बार जब वह लिखने की कोशिश करता है तो उसे पुरानी यादें और डर सताने लगते हैं। उसे लगता है कि वह अपने अतीत के डर से जितना दूर भागता है, वे उतना ही उसे घेरने लगते हैं। इस बार डर बाहर का नहीं बल्कि उसके अंदर का होता है। आकाश को लगता है कि माया की आत्मा की मुक्ति के बाद भी हवेली के अनुभव उसके मन में एक छाप छोड़ गए हैं। उसे कभी कभी लगता है कि कमरे में अकेले होते हुए भी कोई उसकी निगरानी कर रहा है। कभी कभी उसे गहरी रातों में अपनी खिड़की पर हल्की आहट सुनाई देती है और वह तुरंत चौंक कर उठता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसे यह समझ नहीं आता कि ये केवल उसके मन की कल्पनाएं हैं या फिर कुछ और। रिया आकाश के साथ हर पल खड़ी रहती है और उसे समझाती है कि जो भी वह महसूस कर रहा है वह शायद सिर्फ मन की थकान का नतीजा है। हवेली में इतने गहरे अनुभवों के बाद यह सामान्य है कि उसके मन में कुछ यादें रह जाएं। रिया उसे ध्यान और साधना करने की सलाह देती है ताकि उसका मन शांत हो सके और वह नए सिरे से सोच सके। आकाश रिया की सलाह मानकर ध्यान और साधना शुरू करता है। धीरे धीरे उसे अपने अंदर की शांति मिलती है और वह अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। एक रात ध्यान करते समय उसे अचानक से एक अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे उसके सामने एक दरवाजा खुल रहा हो जो उसे किसी और ही दुनिया की ओर ले जाने वाला हो। आकाश इस नए अनुभव को एक कहानी में बदलने का निर्णय लेता है। उसे लगता है कि एक लेखक के तौर पर उसने अपने अनुभवों को जितना भी लिखा है वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अब वह खुद को एक नई कहानी में डुबो देता है जो न केवल उसकी कल्पना से जुड़ी होती है बल्कि उसके अतीत के अनुभवों को भी नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। जब आकाश की नई कहानी प्रकाशित होती है तो पाठकों से उसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है। लोग उसकी कहानी को एक गहरे अर्थ के रूप में देखते हैं कि कैसे अतीत के अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं और हमें नई दिशा दिखाते हैं। आकाश को महसूस होता है कि उसके अनुभवों ने उसे एक बेहतर लेखक और एक मजबूत इंसान बना दिया है। आकाश और रिया अपने जीवन में इस नए अध्याय के साथ संतुष्ट हैं। उन्हें अब यह समझ में आता है कि डर केवल एक भावना है और उसे समझने के बाद वह हमें मजबूत बनाने का साधन भी बन सकता है। आकाश अब आत्मविश्वास से भरपूर होकर नई कहानियां लिखने के लिए तैयार है। आकाश अब अपने अगले उपन्यास की तैयारी में जुट गया है। इस बार वह अपनी पिछली किताबों से कुछ हटकर एक कहानी लिखना चाहता है जो न केवल रहस्य और रोमांच से भरी हो बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच के बारीक रिश्ते को भी छूती हो। वह घंटों अपने अध्ययन कक्ष में बंद होकर इस कहानी के लिए रिसर्च करता है। एक रात जब आकाश अपनी नोट्स लिखने में व्यस्त होता है तभी उसे एक अज्ञात नंबर से फोन आता है। फोन पर दूसरी ओर से एक धीमी और कर्कश आवाज आती है। आकाश, तुम्हें अतीत से मिली जीत पर इतना गर्व क्यों है? क्या तुम समझते हो कि सब कुछ समाप्त हो गया है? आकाश चौंक जाता है और फोन करने वाले की पहचान पूछता है, लेकिन वह व्यक्ति कोई जवाब दिए बिना ही फोन काट देता है। इस फोन कॉल से आकाश का मन एक बार फिर बेचैन हो उठता है। उसे यह समझ में नहीं आता कि यह आवाज किसकी थी और इसका क्या मतलब था। आकाश इस फोन कॉल के बारे में रिया को बताता है। रिया उसे आश्वासन देती है कि यह शायद किसी की शरारत होगी, लेकिन आकाश का मन फिर से विचलित हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं न कहीं उसके अतीत का कोई अंश अब भी उसका पीछा कर रहा है। रिया उसे कहती है कि वह इस फोन कॉल को भूल जाए और अपने काम पर ध्यान दे, लेकिन आकाश के मन में उस आवाज की कर्कशता बार बार गूंजने लगती है।
उस रात जब आकाश सोने की कोशिश करता है तो उसे अपने कमरे में कुछ अजीब हलचल महसूस होती है। उसे लगता है कि जैसे कोई परछाई उसके आसपास घूम रही है। वह उठकर कमरे की बत्तियां जलाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। हर रात इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, कभी खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आता है। आकाश को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि उसका सामना एक नए खतरे से हो रहा है। आकाश अब पहले से अधिक डरा हुआ महसूस करने लगता है। वह दोबारा उस पैरानॉर्मल विशेषज्ञ से मिलने का निर्णय लेता है जिसने पहले भी उसकी मदद की थी। विशेषज्ञ उसकी बात सुनता है और कहता है, कभी कभी जब हम किसी भूतिया शक्ति को मुक्त करते हैं तो दूसरी शक्तियां उससे नाराज हो जाती हैं। माया को मुक्त करने से शायद तुमने कुछ और आत्माओं को क्रोधित कर दिया है। विशेषज्ञ उसे सलाह देता है कि इस बार वह विशेष सतर्कता बरते और नियमित ध्यान करे ताकि उसके मन में शांति बनी रहे। विशेषज्ञ यह भी बताता है कि यदि घटनाएं और भयावह हो जाएं, तो उसे दोबारा हवेली जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अगली रात घटनाएं और भी भयानक हो जाती हैं। आकाश के घर की दीवारों पर अचानक खरोंच के निशान उभर आते हैं, जैसे किसी ने अपनी नाखूनों से गहरी लकीरें खींच दी हों। रिया भी अब डरने लगती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। एक रात जब आकाश सोने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे अपने बिस्तर के पास एक परछाई नजर आती है। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर झुकती है और एक ठंडी भयानक आवाज में कहती है, तुमने हमें मुक्त नहीं किया, तुमने हमें क्रोधित किया है। आकाश को यह समझ में आता है कि वह इस समस्या से तब तक पीछा नहीं छुड़ा सकता जब तक वह उन आत्माओं को शांत नहीं कर देता। वह दोबारा उस हवेली में जाने का फैसला करता है ताकि अनुष्ठान के जरिए उन क्रोधित आत्माओं को शांति मिल सके। रिया भी उसके साथ जाने की तैयारी करती है, लेकिन वह भयभीत होती है कि इस बार का खतरा कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। आकाश और रिया फिर से उस हवेली में पहुंचते हैं। हवेली अब भी उतनी ही डरावनी और रहस्यमयी लगती है जैसे कि वह आत्माएं अभी भी वहीं भटक रही हो। जैसे ही वे हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचते हैं, एक अजीब ठंडक और घना अंधेरा चारों ओर फैल जाता है। वे अनुष्ठान शुरू करते हैं और मंत्रों का जाप करने लगते हैं, लेकिन तभी हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। हवेली की हर दीवार पर खरोंच के निशान दिखाई देने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे आत्माएं उन पर हमला कर रही हों। अनुष्ठान के बीच में ही आकाश और रिया को उन आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं। वे आत्माएं कहती हैं कि माया की मुक्ति ने उनके संतुलन को बिगाड़ दिया है और अब वे शांति पाने के लिए किसी और की बलि चाहती हैं। आकाश और रिया इस मांग से हैरान हो जाते हैं। आत्माएं चाहती हैं कि उनके गुस्से को शांत करने के लिए आकाश अपनी एक प्रिय चीज की बलि दे ताकि वह आत्माएं संतुष्ट हो सके। आकाश के सामने अब एक कठिन फैसला होता है। क्या वह किसी और चीज की बलि देकर उन आत्माओं को शांत करेगा या वह अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए कुछ और उपाय करेगा? अचानक आकाश को समझ में आता है कि यह आत्माएं उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहती है। वह ठान लेता है कि वह अपने डर को उन आत्माओं पर हावी नहीं होने देगा। वह दृढ़ता से उन आत्माओं से कहता है कि वह कोई बलि नहीं देगा। उसकी आत्मा की शक्ति ही उनकी शांति का एकमात्र स्रोत बनेगी। आत्माओं को यह सुनकर शांति मिल जाती है और वे हवेली से धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। आकाश और रिया एक बार फिर हवेली से बाहर आते हैं। उन्हें एहसास होता है कि सच्चे साहस और आत्मबल के सामने कोई भी डर टिक नहीं सकता। आकाश ने अपने आत्मविश्वास से उन आत्माओं को शांत कर दिया है। आकाश को इस अनुभव से यह समझ में आता है कि डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपने आत्मबल से जीतना और यह कि उसके अंदर ऐसी ताकत है जो किसी भी मुश्किल से पार पा सकती है। अगर आप सभी को हमारा एपिसोड पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना।